हेलो, नमस्ते, वेलकम। एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास जो है हमारा उसका टॉपिक है वो है मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में विस्तार से हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत ये हमारी आज की क्लास रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं, पॉलिटी स्पेशल जो बैच है उसमें संविधान के जितने भी टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेष रूप से सिविल सेवा की परीक्षाओं में संविधान से संबंधित जितने भी प्रकार के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और एनसीईआरटी को उसमें समाहित करते हुए इस पॉलिटी स्पेशल बैच की डिजाइन की गई है। आप मीमांसा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जब जाएंगे तो वहां आपको पॉलिटी स्पेशल बैच नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसी प्लेलिस्ट में सारे के सारे संविधान का जो सिलेबस है, सारे के सारे संविधान का जो टॉपिक है, वो नंबर वाइज एक अरेंज्ड फॉर्म में उस प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध होगा। और वो भी सभी के लिए ये निःशुल्क उपलब्ध होने वाला है, किसी प्रकार का कोई शुल्क इसके लिए नहीं रखा गया है। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। मूल कर्तव्यों को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ उस वक्त जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी, कोई वर्णन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं था वहां पे। लेकिन कालांतर में ये आवश्यकता महसूस हुई कि जब हमारे संविधान में अधिकारों के संदर्भ में मूल अधिकार का एक पूरा भाग दिया गया है, मूल अधिकार जिन्हें संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है, तो जब अधिकार दिए गए हैं तो नागरिकों के क्या होने चाहिए, कुछ कर्तव्य भी निर्धारित होने चाहिए। और इसी सोच के साथ में इमरजेंसी की पृष्ठभूमि में, आपातकाल की पृष्ठभूमि में 1976 में एक नया भाग संविधान में जोड़ा जाता है और वो भाग था 4A। और इस भाग 4A के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जगह दी जाती है। और भाग 4A के साथ ही एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा जाता है। तो भाग 4A के जो 51A अनुच्छेद है उसमें सभी मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ पृष्ठभूमि हमने देखी कि किस प्रकार से मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। एक संक्षिप्त परिचय और प्राप्त करते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। तो हम देखेंगे कि मूल संविधान में, जैसे मैंने आपको बताया कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ये बाद में क्या करे गए, संविधान में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। सभी लोगों को आपको मालूम है कि 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी और उसी की पृष्ठभूमि में मूल कर्तव्यों को 10 मूल कर्तव्यों को क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से 10 मूल कर्तव्य तो हम देखेंगे कि 1976 में जुड़ गए। और एक मूल कर्तव्य, वर्तमान में यदि हम बात करें तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, एक मूल कर्तव्य को बाद में संविधान में जोड़ा गया। और बाद में कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक अन्य मूल कर्तव्यों को क्या किया गया, जोड़ा गया। और ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। तो 10 मूल कर्तव्य तो 1976 में संविधान में जोड़े गए और एक मूल कर्तव्य बाद में 2002 में संविधान में जोड़ा गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। और मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की जो प्रेरणा प्राप्त की गई थी वो कहां से करी गई थी? रूस से। तो हम कह सकते हैं मूल कर्तव्यों का जो स्रोत है भारत के संविधान में वो क्या है? रशिया का संविधान है। रशिया से ये लिए गए थे। यदि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो क्या उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। इसके लिए किसी प्रकार का दंड संविधान में निर्धारित नहीं है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर किसी प्रकार का दंड निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन एक बात संविधान में कह दी गई है, आर्टिकल 51A के तहत क्या कह दी गई है कि संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का क्या करता है, पालन नहीं करता है, तो उसको दंड बनाने के लिए प्रावधान संसद विधि बनाकर कर सकती है, कानून बनाकर या एक्ट बनाकर कर सकती है। यह संसद के अधिकार क्षेत्र में है कि कौन से मूल कर्तव्य के उल्लंघन पर दंड दिया जा सकता है। तो किस मूल कर्तव्य पर और क्या दंड दिया जाएगा,
ये कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगी। कैसे निर्धारित करेगी? कानून बनाकर या एक्ट बनाकर संसद द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा। तो ये कुछ परिचय की बात हुई मूल कर्तव्यों की। अब मूल कर्तव्य हैं कौन कौन से, आइए उसके बारे में बात करते हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए ही होंगे, केवल भारत के नागरिकों के लिए, अर्थात अन्य देश का कोई यदि नागरिक भारत में आता है तो उस पर ये कर्तव्य नहीं होंगे आरोपित। मूल कर्तव्य केवल किसके लिए होंगे? भारत देश के नागरिकों के होंगे। जबकि मूल अधिकारों को जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था जब मूल अधिकार हैं वो कुछ मूल अधिकार तो क्या है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त थे, और कुछ मूल अधिकार चाहे वो भारतीय नागरिक हो या अन्य व्यक्ति हो सभी को प्राप्त थे, सभी व्यक्तियों को क्या थे? प्राप्त थे। तो इस मामले में यदि हम देखें तो मूल अधिकार, जहां कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं हो, लेकिन मूल कर्तव्य केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अन्य किसी देश के नागरिक चाहे वो भारत में आए हो, निवास कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, घूमने आए हो, पर्यटक के रूप में आए हो, उन पर मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज लागू नहीं होंगी। अब बात करते हैं कि किस किस प्रकार के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में हमें प्रदत्त किए गए हैं। तो सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है वो है कि कुछ चीज़ों का हमें क्या करना होगा? भारत के नागरिकों का आदर करना होगा। किन चीज़ों का वो देखेंगे बाद में। कुछ चीज़ों का भारत के नागरिकों को पालन करना होगा और कुछ चीज़ों की भारत के नागरिकों को रक्षा करनी होगी। कुछ चीज़ों का भारत के नागरिकों को क्या करना होगा? त्याग करना होगा। आइए किस किस चीज़ का आदर करना होगा ये देखें। भारत के नागरिकों को भारत के संविधान का, भारत के राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका और जो संवैधानिक आदर्श हैं उनका क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। प्रत्येक भारतीय नागरिक को आदर करना पड़ेगा। पालन की यदि बात करें तो पालन किस किस का करना पड़ेगा? हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो आदर्श स्थापित किए गए, हमारे जो महान जो नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, उन लोगों के द्वारा जिस प्रकार के आदर्श स्थापित किए गए थे उन आदर्शों का क्या करना होगा? भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या पालन करना, उसका क्या होगा? मूल कर्तव्य होगा। इसी प्रकार रक्षा करना, किसकी रक्षा करना? देश की एकता की, अखंडता की, संप्रभुता की, देश की संस्कृति की और देश के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। प्राकृतिक पर्यावरण में वन, वन्यजीव, नदी और झील आते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति और भारत की जो गौरवशाली परंपरा रही है, हमारा जो देश है उसकी संस्कृति गौरवशाली रही है, तो उस गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, उसके साथ एकता, अखंडता, संप्रभुता और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये सभी भी क्या रहेंगे? प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य होंगे। इसी प्रकार समरसता बनाए रखना, भ्रातृत्व भाव बनाए रखना, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, इस आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव एक दूसरे से नहीं करना, ये भी क्या होंगे? प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा। तो कुछ मूल कर्तव्यों को हमने देखा। इसके अतिरिक्त और कौन से मूल कर्तव्य हैं? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना और हिंसा से दूर रहना, इन सभी मूल कर्तव्यों का पालन भी प्रत्येक नागरिक को करना होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत, चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहा हो चाहे समूह में कार्य कर रहा हो, दोनों ही प्रकार से यदि व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करता है तो उस कार्य में उसको श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, उत्कृष्टता प्राप्त करनी है, ये भी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत कहा गया है। और 11वां मूल कर्तव्य जो सबसे अंत में जोड़ा गया था, कब? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जो जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, वो क्या था कि ऐसे नागरिक जो क्या है? माता पिता या संरक्षक हैं, किसी बच्चे के माता पिता या संरक्षक हैं, उनका ये कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को क्या देंगे? मुफ्त शिक्षा या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेंगे? शिक्षा प्रदान करने का उनका क्या होगा? मूल कर्तव्य होगा। तो आपने मूल अधिकारों में भी देखा था कि मूल अधिकारों में भी क्या कही गई थी? मूल अधिकारों में भी आर्टिकल 21A के तहत ये बात कही गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार वहां किसको दिया गया था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया गया था। जबकि यहां मूल कर्तव्य किस पर आरोपित किया गया है? बच्चों पर नहीं, माता पिता और संरक्षक। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो 10 मूल कर्तव्य हैं वो तो क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं। लेकिन
ये 11वां जो मूल कर्तव्य है वो भारत के केवल ऐसे नागरिक जो किसी बच्चे के माता पिता या संरक्षक हैं, उसी को इस मूल कर्तव्य का क्या करना है, पालन करना है। तो ये थे 11 मूल अधिकार जो हमारे संविधान द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं और जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। अब बात करेंगे हम इन मूल कर्तव्यों को ठीक से देखने के बाद, समझने के बाद हम विचार करेंगे कि किस कारण से इन मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा होगा, क्या इसके पीछे सोच रही होगी, क्या इन मूल कर्तव्यों का महत्व है। तो महत्व की यदि हम बात करें तो मूल कर्तव्य जब निर्धारित किए जाते हैं तो उसके पीछे भावना ये होती है कि राष्ट्र के प्रति, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, उसके प्रति नागरिक को क्या करना, प्रेम जागृत करना, या उसके राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, उस भावना का उसे एहसास कराना। तो इस भावना के एहसास जब हो जाता है व्यक्ति को, तो वो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा, क्योंकि उसको अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास होगा। तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर क्या लगता है, अंकुश लगता है मूल कर्तव्यों के द्वारा। इसके अलावा जो हमारी गौरवशाली अतीत की जो परंपरा रही है, हमारे जो देश की महान संस्कृति है, उससे भी व्यक्ति को मूल कर्तव्यों के द्वारा जुड़ाव महसूस होता है। तो उस परंपरा को भी इनके द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ जब किसी व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारित हो जाते हैं तो उससे उस व्यक्ति में क्या आ जाता है, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भावना आती है। तो इस प्रकार से जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भावना भी मूल कर्तव्यों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के अंदर डेवलप होती है, विकसित होती है। इसी प्रकार देश के जो गौरव के प्रतीक चिन्ह हैं और हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भाग लिया था, उनके प्रति कर्तव्यों का एहसास इसके द्वारा कराया जाता है कि उनके आदर्शों का क्या करें, वे पालन करें। तो इस प्रकार से उनके प्रति सम्मान भी मूल कर्तव्यों को लागू करने से बढ़ता है। तो ये थे मूल कर्तव्यों का कुछ महत्व कि क्यों इन्हें हमारे संविधान में जोड़ा गया। मूल संविधान में इनकी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्हें बाद में जोड़ा गया। तो कुछ महत्व इनके होंगे, इसी कारण इनको बाद में जोड़ा गया। अब कुछ आधारों पर, कुछ वक्तव्यों के आधार पर क्या की गई है, मूल अधिकारों की आलोचना भी की गई है। किस प्रकार की आलोचना की है, देखिए, कहा गया कि मतदान जिसके द्वारा हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना होती है। देखिए, लोकतंत्र के अंतर्गत जब सरकार चुनी जाती है तो वो किसके द्वारा चुनी जाती है, मतदान के द्वारा। तो इसके मतदान को मूल कर्तव्यों में शामिल न करने के आधार पर मूल कर्तव्यों की आलोचना की गई और कहा गया कि मतदान के द्वारा ही तो लोकतांत्रिक सरकार की क्या होती है, स्थापना होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति में ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की ये मूल कर्तव्य होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का कि वो लोकतांत्रिक सरकार में अपनी भागीदारी निभाए। तो इस प्रकार से मतदान को मूल कर्तव्यों में शामिल न करने के आधार पर इनकी आलोचना की गई। इसी प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण परिवार नियोजन, जनसंख्या पर नियंत्रण का एक माध्यम है परिवार नियोजन, उस परिवार नियोजन को भी मूल कर्तव्यों में शामिल करने की वकालत की गई और कहा गया कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाना भी क्या होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। इसी प्रकार कर अदायगी को भी मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया था। कर अदायगी क्या है, सरकार के राजस्व का क्या स्रोत है। नागरिक जब कर देते हैं उसी से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और उसी के द्वारा हमारे संविधान में जो समाजवाद का लक्ष्य दिया गया है, जिससे पिछड़े वर्गों को फायदा पहुंचाया जाए, समाज के जो कमजोर तबके हैं उनसे टैक्स किससे लिया जाता है, जिनकी इनकम अधिक है, और उस टैक्स का उपयोग सरकार कहाँ करती है, ऐसे लोगों का भला करने के लिए जिनकी इनकम नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था किसके द्वारा की जा सकती है, कर के अदायगी यदि मूल कर्तव्य हो तो की जा सकती है। तो कर अदायगी या टैक्स न देने को भी मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया था, इसके आधार पर भी मूल कर्तव्यों की आलोचना की गई। साथ ही साथ इसके आधार पर नागरिकों से समर्पण की मांग की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा हिटलर ने मिथ्या राष्ट्रवाद या कूट राष्ट्रवाद का एक जाल रचा था और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को क्या कर रहा था, भड़का के और विश्व युद्ध की आग में पूरे विश्व को धकेल दिया था। तो इसी प्रकार से नागरिकों से भी क्या की जा सकती है, समर्पण की मांग मूल कर्तव्यों के आधार पर की जा सकती है। उन्हें मिथ्या राष्ट्रवाद की ओर मूल कर्तव्यों के द्वारा ले जाया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उसमें कुछ बहुअर्थी और ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनके बहुत व्यापक अर्थ हैं, जिनका बहुत व्यापक दृष्टिकोण है। तो पर्टिकुलर दृष्टिकोण उनका व्यक्त नहीं होता है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना,
अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार अपनाया जाएगा, इसकी व्याख्या किसी प्रकार से मूल कर्तव्यों में नहीं दी गई है कि किस प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसी तरह मानवता, अब मानवता में बहुत सारी चीजें समावेशित हैं। ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन किसका, भूगोल का, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का, किसका ज्ञानार्जन। तो ये बहुत ही व्यापक शब्द है, मानवता का पालन करना और ज्ञान का अर्जन करना। इतने बड़े व्यापक शब्द प्रयोग तो कर लिए गए लेकिन इनका अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया, तो इस आधार पर भी मूल कर्तव्यों की समय समय पर आलोचना की गई है। अब आलोचनाओं को हमने देखा, मूल कर्तव्यों के महत्व को हम देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मूल कर्तव्य क्यों जोड़े गए और उनमें क्या कमी रह गई, इसके बारे में आपकी बेहतर समझ विकसित हो गई होगी। अब परीक्षा में कुछ तथ्य भी मूल कर्तव्यों के बारे में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं मूल कर्तव्यों के बारे में जिनको परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहले तथ्य की यदि हम बात करें तो मूल कर्तव्यों के लिए संविधान में जब मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाना था तो सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई कि किस प्रकार से और कौन कौन से मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया जाए। उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, और इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि 8 क्या होने चाहिए, मूल कर्तव्य होने चाहिए। और इस कमेटी ने कहा था कि टैक्स चुकाना या कर की अदायगी करना सरकार को, ये भी नागरिक का क्या होना चाहिए, एक मूल कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए। और इस कमेटी ने यह भी कहा था यदि कोई नागरिक मूल कर्तव्य का पालन न करे तो उसके लिए दंड या जुर्माने की जो सिफारिश है वो होनी चाहिए। दंड या जुर्माना निर्धारित होना चाहिए, वो संविधान में ही निर्धारित होना चाहिए। और साथ ही साथ इस कमेटी ने मूल कर्तव्यों को गैर न्यायोचित रखने की सिफारिश की थी। गैर न्यायोचित का तात्पर्य है यदि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उस पर कोर्ट केस नहीं चलाया जा सकता। ऐसी सिफारिशें किसने दी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी थी। इसके बाद एक अन्य कमेटी और गठित की गई 1999 में, वर्मा समिति के नाम से ये कमेटी गठित की गई। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी तो मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने और किस प्रकार से करने थे, किस प्रकार से इनको किया जाए, कौन से मूल कर्तव्यों को किया जाए, इस पर गठित की गई थी। जबकि वर्मा जो समिति है उसका गठन किया गया था कि यदि कोई नागरिक मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो उस पर दंड के प्रावधान क्या हो, तो दंड संबंधी प्रावधानों पर सलाह देने के लिए, सिफारिश देने के लिए वर्मा समिति का गठन किया गया। और वर्मा समिति ने कहा कि यदि संविधान का अपमान किया जाता है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अपमान यदि कोई व्यक्ति करता है तो इस मूल कर्तव्य के पालना न करने पर क्या किया जा सकता है, दंडनीय, इसको दंडनीय अपराध बनाया जा सकता है, दंड निर्धारित किया जा सकता है। और संसद ने बाद में कानून बनाकर या विधि बनाकर इसको लागू भी किया। तो ये थे मूल कर्तव्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में हमने आज की क्लास में बात की। आशा है कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार जो हैं उनमें बेसिक अंतर की समझ आपको आज की क्लास के बाद में हुई होगी, और दोनों का ही महत्व अपनी अपनी जगह इस क्लास के बाद आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।